हम पहुंचे थे उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का पार्ट, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द गांधीयन एरा, जिसमें हम बात कर रहे थे गांधीवादी युग के बारे में। 1919 से लेके 1942 तक का पीरियड। और लास्ट हमने बात की थी कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, और उसके बाद जब 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को तबीयत खराब हो जाने की वजह से रिहा कर दिया गया जेल से, तो उसी के बाद 1924 में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ जो कहलाता है गांधी दास पैक्ट। गांधी दास समझौता ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत ही रेयरली मिलेगा भाई, क्योंकि यदि आप पैक्ट की बात करें तो आप जानते हैं गांधी जी से संबंधित सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गांधी इरविन पैक्ट है, गांधी इरविन समझौता, और एक पूना पैक्ट। तो गांधी जी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ था उसे पूना पैक्ट, उसे पूना समझौता कहते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे गांधी दास एक्ट जो हुआ था। बेसिकली गांधी जी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता। तो ध्यान रखेंगे, देखिए, दैट पैक्ट was held on 6th of November 1924 between, लिखेंगे गांधी जी, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। लिखेंगे ये समझौता 6 नवंबर 1924 को गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के बीच हुआ। 1 मिनट रुकेंगे, बस मैं पानी ले आता हूं। हाँ जी, वेलकम बैक। तो हम बात करेंगे सबसे पहले गांधी दास पैक्ट के बारे में, जो 6 नवंबर 1924 को गांधी जी, मोतीलाल नेहरू
और चित्तरंजन दास के बीच हुआ। लिखेंगे द फॉलोइंग पैक्ट्स वर हैपेंड बिटवीन देम, इनके बीच निम्नलिखित समझौते हुए। इनके बीच निम्नलिखित समझौते हुए। अब क्या क्या समझौते इसके तहत हुए? सबसे पहला लिखेंगे नॉन कॉपरेशन। पहला समझौता लिखेंगे नॉन कॉपरेशन विल नॉट बी अ नेशनल प्रोग्राम एनीमोर। सबसे पहला समझौता लिखेंगे असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। द नॉन कॉपरेशन विल नॉट बी अ नेशनल प्रोग्राम एनीमोर। असहयोग अब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। दूसरा समझौता लिखेंगे स्वराज पार्टी विल वर्क। स्वराज पार्टी विल वर्क एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि स्वराज पार्टी विधानसभाओं का अभिन्न अंग बनकर कार्य करेगी। स्वराज पार्टी विल वर्क एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्वराज पार्टी अब विधानसभाओं का अभिन्न अंग बनकर कार्य करेगी। ये दूसरा समझौता था। तीसरा अगला लिखेंगे तीसरा समझौता लिखेंगे गांधी जी विल बी गांधी जी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ गांधी जी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ नेक्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। गांधी जी कांग्रेस के अगले अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। गांधी जी कांग्रेस के अगले अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज विल बी एस्टैब्लिश्ड। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज विल बी एस्टैब्लिश्ड एवरीवेयर। प्रत्येक जगह पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। इसके बाद लिखेंगे अनफॉर्चुनेटली इन 1925 चित्तरंजन दास डाइड। दुर्भाग्यवश 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हुई। अनफॉर्चुनेटली इन 1925 चित्तरंजन दास डाइड। दुर्भाग्यवश 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हुई। And after that, in the elections of 1926, and after that, in the elections of 1926,
द स्वराज पार्टी कुड नॉट परफॉर्म वेल। और 1926 के निर्वाचनों या चुनावों में, और 1926 के चुनावों में स्वराज पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। और 1926 के चुनावों में स्वराज पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। लिखेंगे ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड या दूसरी तरफ, इन 1924 लिखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना became the president of, on other hand in 1924 Muhammad Ali Jinnah became the president of All India Muslim League। लिखेंगे दूसरी तरफ 1924 में ही मोहम्मद अली जिन्ना को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद भारत भेजा गया, हेडिंग डालिए, द साइमन कमीशन। द साइमन कमीशन या साइमन आयोग 1927-28। इसके बाद लिखेंगे 1927-28 में साइमन कमीशन। लिखेंगे एज पर 1919 मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म एक्ट। 1919 के, लिखेंगे 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम के तहत लिखेंगे एज पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1919। 1919 के 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत a diarchy was applied in provinces, या हिंदी में लिखेंगे प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। A diarchy was applied in the provinces या प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। लिखेंगे टू रिव्यू दैट डायरकी, इसी द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए, टू रिव्यू दैट डायरकी या इसी द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ कमीशन फॉर दैट। ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए
द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग का गठन करने का निर्णय लिया और ये डिसाइड किया गया था, भाई यदि हम डायरकी इन प्रोविंसेस की बात करें तो ये 1919 से लेके 1935 तक प्रांतों में द्वैध शासन चला था। और ये जो द्वैध शासन है ये संवैधानिक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा, इसी चीज की समीक्षा करने के लिए, इसी चीज को रिव्यू करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि हर 10-10 साल के बाद एक कमीशन भेजा जाएगा, एक आयोग भेजा जाएगा जो इंडिया आकर ये चेक करेगा वेदर दिस डायरकी इन प्रोविंसेस इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। लेकिन 1919 के ठीक 10 साल के बाद भाई ये कमीशन आना था भारत में कब? 1929 में, 1929 में। लेकिन 1929 में ब्रिटेन में इलेक्शंस होने थे, चुनाव होने थे, इसीलिए प्रांतों के द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए एक भारत में उत्तरदायी सरकार की समीक्षा करने के लिए, ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन का गठन किया गया। और यदि हम बात करें साइमन कमीशन की तो भाई आप जानते हैं, लिखेंगे साइमन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8th of November 1927 इन इंग्लैंड। साइमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया। दिस कमीशन हैड 7 members। लिखेंगे इस आयोग में 7 सदस्य थे एंड द हेड ऑफ दैट कमीशन वॉज सर जॉन साइमन। लिखेंगे इस आयोग के 7 सदस्य थे, इस आयोग के 7 सदस्य थे और इस आयोग का अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। लिखेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की ही सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड इरविन, या लिखेंगे लॉर्ड इरविन की ही सिफारिश पर, नॉट इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर वॉज टेकन इन दैट कमीशन। लिखेंगे लॉर्ड इरविन की ही सिफारिश पर इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को नहीं लिया गया था। नॉट इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर वॉज टेकन, इसमें एक भी भारतीय सदस्य को नहीं लिया गया था। और आप जानते हैं कि भाई हमारी मांग क्या थी? हमने साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया क्योंकि हमारी मांग थी कि इस साइमन कमीशन में, इस साइमन आयोग में मिनिमम एक इंडियन मेंबर होना चाहिए, मिनिमम एक भारतीय सदस्य होना चाहिए, ताकि जब साइमन कमीशन इंडिया में आकर द्वैध शासन की समीक्षा करे और अपनी रिपोर्ट बनाए तो हमें इस बात की इंश्योरिटी होनी चाहिए कि उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती गई है, पूरी तरीके से फेयर तरीके से वो रिपोर्ट बनाई गई है। इसीलिए हम चाहते थे कि इसमें मिनिमम एक भारतीय सदस्य भी हो। कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया और हम सब जानते हैं भारतीयों ने इसे व्हाइट कमीशन की संज्ञा दी, या भारतीयों ने इसे श्वेत आयोग कहा। भारतीयों ने इसे व्हाइट कमीशन या श्वेत आयोग कहा। और ध्यान रखेंगे 1927 में हुए कांग्रेस के मद्रास सेशन में या मद्रास अधिवेशन में साइमन आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया।
मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे और डॉक्टर अंसारी की ही अध्यक्षता में साइमन आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय पारित किया गया। सारे के सारे भारतीय दलों ने, सारे के सारे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने साइमन आयोग या साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। आपसे पूछेंगे कि सब लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, वो कौन थे जो साइमन कमीशन का सपोर्ट कर रहे थे? तो ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन का सपोर्ट कर रहे थे। 3 नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले डॉक्टर B.R. अंबेडकर। साइमन कमीशन का स्वागत किया डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। दूसरा नाम याद रखेंगे आप, यूनियनिस्ट पार्टी। और तीसरा नाम मोहम्मद सफी ग्रुप। केवल इन तीनों ने साइमन कमीशन का स्वागत किया, साइमन कमीशन का समर्थन किया। बाकी सभी ने साइमन कमीशन का पूरी तरीके से विरोध किया। और फाइनली ऑन 3rd of Feb 1928 लिखेंगे, साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया। साइमन कमीशन भारत पहुंचा। तीन फरवरी 1928 को साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया या साइमन कमीशन भारत पहुंचा। कहां पर? बॉम्बे। और हम सब जानते हैं साइमन कमीशन के बंबई आने के ही विरोध में, प्रोटेस्ट में पूरी की पूरी बंबई में हड़ताल रखी गई। और हम सब जानते हैं काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन का स्वागत किया गया और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। क्योंकि हम पुरजोर विरोध कर रहे थे, क्योंकि हमारी मांग थी कि इसमें एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, भारतीय सदस्य होना चाहिए, भारतीय मेंबर होना चाहिए। पूरे के पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। जब बंबई के बाद साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में कोई भी भारतीय सदस्य साइमन कमीशन का स्वागत करने के लिए नहीं किया गया। लेकिन एक बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। कहां पर? लाहौर में। ध्यान रखेंगे, जब साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में चल रहा था और जब इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, तो हम सब जानते हैं जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में विरोध प्रदर्शन साइमन आयोग का हो रहा था, तो वहीं पर एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था लेफ्टिनेंट स्कॉट, तो वहीं पर एक ब्रिटिश अधिकारी पहुंचा जिसका नाम था लेफ्टिनेंट स्कॉट। और हम सब जानते हैं लेफ्टिनेंट स्कॉट के ही द्वारा विरोध प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करवाया गया और इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय डाइट, लाला जी की मृत्यु हुई। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। और आप जानते ही हैं कि जब हम क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जब हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे,
तो हमें पता चलेगा कि लाला लाजपत राय की ही मृत्यु का बदला लेने के लिए हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। भाई मारने के लिए गए थे स्कॉट को ही, लेकिन स्कॉट के स्थान पर पुलिस अधीक्षक सैंडर्स पुलिस चौकी से, पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया था, उसकी हत्या कर दी गई थी हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा। और आप जानते हैं भगत सिंह पर एक चार्ज सैंडर्स की हत्या का भी लगा था। तो लाहौर से विरोध प्रदर्शन लाला लाजपत राय ने किया और साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ से प्रोटेस्ट या विरोध का समर्थन कर रहे थे या अगुवाई कर रहे थे। दो नाम याद रखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर ये यूनियनिस्ट पार्टी किसकी थी भैया? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना सर छोटू राम ने करी थी। ठीक है, नाम सुना ही होगा तूने छोटू राम का, हरियाणा से है तू, डेफिनेटली तूने हरियाणा जीके में पढ़ा ही होगा। ये यूनियनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना सर छोटू राम ने की थी। इसको बेसिकली पंजाब के भूस्वामी और कृषकों की सुधारक पार्टी कहा जाता है। पंजाब के कृषकों और भूस्वामियों के ही अधिकारों के लिए यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। लखनऊ से इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व गोविंद बल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 27 मई 1930 को। The report of Simon Commission was published on 27th of May 1930 and following are the recommendations of its report. और ध्यान रखेंगे साइमन आयोग की रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी वो निम्न थी। अब साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई थी? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, टू एबोलिश द डायरकी ऑफ प्रोविंसेस, प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए। प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए, टू एबोलिश द डायरकी ऑफ प्रोविंसेस। प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए। और प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त करके लिखेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड, प्रांतीय सरकारों का गठन कर दिया जाए। लिखेंगे, प्रांतीय सरकारों का गठन कर दिया जाए। ये सबसे पहली सिफारिश थी साइमन कमीशन की। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, द पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज शुड बी इंक्रीज्ड। गुरुजी परसों UKFRO में ओके आपके पढ़ाए हुए डायरेक्ट 15 सारे के सारे क्वेश्चंस थे। थैंक्स सो मच यार, सब कुछ ही तो पढ़ा दिया तो फिर तो सारा का सारा कुछ ना कुछ तो आना ही है। और वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन इजी ही आते हैं यार, वो तो आप लोगों को परेशानी रहती है कि और डीप पढ़ाओ और डीप पढ़ाओ, है ना, लेकिन एग्जाम में रेलेवेंट चीजें पूछी जाती हैं, फालतू नहीं जी। अगली रिकमेंडेशन
अगली रिकमेंडेशन लिखेंगे, द पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज शुड बी इंक्रीज्ड। गवर्नर जनरल और वाइसराय की शक्तियों को बढ़ा दिया जाए। गवर्नर जनरल और वाइसराय की शक्तियों को बढ़ा दिया जाए। ये भी सिफारिश की किसने? साइमन कमीशन ने। तीसरी सिफारिश लिखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ। तीसरा लिखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द वोट राइट्स फॉर इंडियंस। भारतीयों के मताधिकारों का विस्तार किया जाए। एक्सपेंशन ऑफ द वोट राइट्स ऑफ इंडियंस। भारतीयों के मताधिकारों का विस्तार किया जाए। नेक्स्ट, अगली रिकमेंडेशन, अगला पॉइंट लिखेंगे, रिजर्व्ड प्लेसेस फॉर मुस्लिम्स। रिजर्व्ड प्लेसेस फॉर मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, या लिखेंगे इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। स्पेशल सीट्स और रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। लिखेंगे, प्रांतीय विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें। प्रांतीय विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें। और अगली रिकमेंडेशन लिखेंगे, बर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। बर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं, सारे के सारे भारतीयों ने साइमन कमीशन और साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से प्रोटेस्ट किया, इसका पूरी तरीके से विरोध किया। अगली महत्वपूर्ण घटना लिखेंगे, नेहरू रिपोर्ट, जो पेश की गई 1928 में। अगला लिखेंगे, नेहरू रिपोर्ट 1928। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब 1927 में साइमन आयोग या साइमन कमीशन का गठन किया गया, तो भारतीयों ने साइमन आयोग का पूरी तरीके से विरोध किया। बात कब की है? 1927 की। ध्यान रखेंगे, 1927 में भारत का राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारतीय राज्य सचिव 1927 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारतीय राज्य सचिव हुआ करता था लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड। जब 1927 में, भाई आप जानते हैं कि 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था,
और उसके बाद भारतीयों ने साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया था। इसीलिए जब साइमन कमीशन का गठन किया गया और जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, तो लॉर्ड बर्कन हेड ने भारतीयों से कहा कि भाई यदि आप साइमन कमीशन के गठन से खुश नहीं हैं, 24 नवंबर 1927 को, ठीक है, लॉर्ड बर्कन हेड ने कहा कि यदि आप साइमन कमीशन के गठन से खुश नहीं हैं, तो जाइए, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं टू मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जाइए, जाकर स्वयं अपना संविधान बनाइए और एक ऐसा संविधान तैयार कीजिए और एक ऐसा संविधान बनाइए जो सर्वमान्य हो। सर्वमान्य का मतलब है जो सारे के सारे जितने भी भारतीय राजनीतिक दल हैं सबको एक्सेप्टेबल हो, सबको स्वीकार्य हो। उधर भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया और इधर अंग्रेजों ने, लॉर्ड बर्कनहेड ने ये चैलेंज कर दिया भारतीयों को, ये चैलेंज दे दिया कि यदि आपको साइमन कमीशन से परेशानी है तो आप खुद अपना एक ऐसा संविधान बनाकर हमें दिखाइए जो पूरी तरीके से सर्वमान्य हो, जो सबको एक्सेप्टेबल हो। बस फिर क्या था, जैसे ही लॉर्ड बर्कनहेड ने ये चैलेंज भारतीयों को दिया, तो ध्यान रखेंगे 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। भाई, सर्वदलीय बैठक का मतलब है एक ऐसी कॉन्फ्रेंस, एक ऐसी मीटिंग जहां पर सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स क्या थे, मौजूद। फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और दोस्तों ध्यान रखेंगे जिसमें कुल 29 पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कुल 29 राजनीतिक दल शामिल हुए और सारे के सारे लोगों ने मिलकर चर्चा की लॉर्ड बर्कन हेड की उस बात पर या उस चैलेंज पर जो उसने भारतीयों को दिया था। लेकिन भाई सारे की सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो आपस में ही भिड़ रही थी और अंग्रेज भी तो अच्छी तरीके से जानते थे कि भाई वो भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में, जनरल और दलितों के बीच में इतने ज्यादा मतभेद उत्पन्न कर चुके हैं, इतने ज्यादा डिस्प्यूट्स पैदा कर चुके हैं कि सारे के सारे लोगों को एक ही बात पर राजी होना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जहां पर 29 पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, तो ध्यान रखेंगे इस बैठक में आपसी मतभेदों की वजह से, आपसी डिस्प्यूट्स की वजह से कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। इसके बाद मई 1928 में एक और बैठक बुलाई गई। लिखेंगे अनदर मीटिंग वॉज हेल्ड इन बॉम्बे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी के द्वारा की गई थी। वही डॉक्टर अंसारी जिन्होंने 1927 में मद्रास अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। डॉक्टर अंसारी की ही अध्यक्षता में 1928 में बंबई में एक और बैठक बुलाई गई। और आप जानते हैं इसी बंबई में बुलाई गई बैठक में कॉन्स्टिट्यूशन के ब्लूप्रिंट या कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा को तैयार करने के लिए भारत के संविधान की रूपरेखा या ब्लूप्रिंट को तैयार करने के लिए एक 9 सदस्यीय या एक 9 मेंबर्स की कमिटी का गठन किया गया या 9 सदस्यों की एक समिति गठित की गई।
और आप कह सकते हैं कि जो संविधान बनाने के लिए हमें लॉर्ड बर्कन हेड ने चैलेंज किया था, भाई ये उसी की क्या थी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसी की ये एक प्रारूप समिति थी। इस प्रारूप समिति में कुल 9 मेंबर्स, 9 सदस्य थे। और ध्यान रखेंगे इसके हेड या अध्यक्ष बनाए गए मोतीलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बनाए गए। और ध्यान रखेंगे इस समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली गई एंड द रिपोर्ट वॉज मेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रू। ये रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा तैयार की गई। और फाइनली 10 अगस्त 1928 को इस रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया और यही कहलाती है ऐतिहासिक नेहरू रिपोर्ट, दैट इज नोन एज नेहरू रिपोर्ट। इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे फाइनली 28 अगस्त 1928 को एक और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, कहां पर, लखनऊ में। और लिखेंगे इन दैट मीटिंग लिखेंगे इन दैट मीटिंग दिस रिपोर्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय दैट रिपोर्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट मोहम्मद अली जिन्ना। लिखेंगे इस बैठक में नेहरू रिपोर्ट को मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा, इस बैठक में नेहरू रिपोर्ट को मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा सभी राजनीतिक दलों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और लिख लीजिएगा दिस रिपोर्ट इज नोन एज दिस रिपोर्ट इज नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखेंगे दिस रिपोर्ट इज नोन एज द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे इस रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो सिफारिश की गई थी या सबसे महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशन की गई थी, वो सबसे पहले था भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाना या भारत को एक अधिराज्य का दर्जा देना। डोमिनियन स्टेट का मतलब है हम पर अधिकार तो अंग्रेजों का होगा, लेकिन हमारी राज्य व्यवस्था हमारे ही द्वारा चलाई जाएगी, दैट इज डोमिनियन स्टेट, वो है अधिराज्य। और ध्यान रखेंगे इसी रिपोर्ट के तहत मोतीलाल नेहरू रेज्ड द डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसी रिपोर्ट के तहत मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की मांग की।
इसी के तहत मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की मांग की। लिखेंगे बट पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट एग्री विद द डिमांड ऑफ अ डोमिनियन स्टेट। लिखेंगे लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अधिराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अधिराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट एग्री टू हैव अ डोमिनियन स्टेट। लिखेंगे ही आस्क्ड फॉर टोटल इंडिपेंडेंस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू आस्क्ड फॉर द टोटल इंडिपेंडेंस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। और आप जानते हैं 1928 में ही 1928 में ही 1928 में ही लिखेंगे AIIL जो कहलाता है ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। हिंदी में लिखेंगे अखिल भारतीय इंडिपेंडेंस अखिल भारतीय इंडिपेंडेंस लीग। इन 1928 ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग लिखेंगे वॉज फाउंडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। इसके बाद हुआ 1929 में, लिखिए लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और लिखेंगे इन दैट सेशन सर पूना पैक्ट के बारे में बताइए। ओ माय गॉड, जो हुक्म मेरे आका। आप ही तो इस दुनिया के सबसे बड़े अलादीन हैं और मैं चिराग से निकला जिन। अबे पूना पैक्ट तभी तो समझ में आएगा गधे, जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समझ में आएगा। अभी तो पहला गोलमेज सम्मेलन भी नहीं हुआ। ये तो पता होगा ना आपको। जब आपको पूना पैक्ट के बारे में पता है तो फिर तो आपको ये भी पता होगा, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा और उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर जाएंगे गांधी जी, उधर से जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के लिए मतदान के विशेषाधिकारों की मांग करेंगे। इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं होंगे गांधी जी, और गांधी जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।
पंडित मदन मोहन मालवीय जाकर वकालत करेंगे, मनाएंगे, और फिर किसी तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राजी होंगे पूना समझौता करने के लिए। तो वो तो कहानी बहुत आगे की है। अभी जो समझाया जा रहा है वो तो तेरा ध्यान है ही नहीं उस पे। तेरे को तो पूना पैक्ट जानना है। और जब मैं पूना पैक्ट पढ़ा रहा हूँगा उस टाइम तू पूछ रहा होगा, सर ये छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताओ। हाँ जी, 1929 में हुआ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और लिखेंगे इन दैट सेशन टोटल इंडिपेंडेंस वॉज डिक्लेयर्ड एज द एम ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। लिखेंगे इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज निर्धारित किया गया। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। और आप जानते ही हैं 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया गया कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस। और हर साल 26 जनवरी को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस ही तो मनाती आ रही थी। यही कारण है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अंगीकृत कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, तो उसे लागू उस दिन नहीं किया गया। उसे लागू करने की जो तारीख थी वो क्या निर्धारित की गई, 26 जनवरी, क्योंकि उसी दिन हम क्या मनाया करते थे, पूर्ण स्वराज दिवस। चलिए जी, आज की कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी और हम बात करेंगे 1930 में गांधी जी के द्वारा किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, गांधी जी की दांडी यात्रा, दांडी मार्च के बारे में, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुए विवादों के बारे में। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट से भी पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और उसके बाद इन भाई साहब का पूना पैक्ट, पूना समझौता, और फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चलिए आज की कहानी को यहीं पर रोकते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। एक स्टूडेंट लिख रहा है यहाँ पर, लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। क्लास खत्म हो गई, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए।